अभी तक हम लोगों ने जिस चीज़ को पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो में, उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा ये था कि एनीथिंग विच हैज़ मास दैट एक्सर्ट प्रेशर एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास थोड़ा वजन हो, थोड़ा जगह ले और प्रेशर एक्सर्ट करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। ओके। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज़ को मैटर होना है तो क्या उनको कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी होगी। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही मैटर के डेफिनेशन में देख लिया कि उसके पास थोड़ा सा वजन होना चाहिए, थोड़ा जगह ले और वो प्रेशर एग्जर्ट करे। ओके। और भी बहुत कुछ पढ़े थे हम लोग, जैसे कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके। जो भी मैटर होते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ सम स्पेसेस बिटवीन दम। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेसेस होता है, मीनिंग दैट कि उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होता है। ओके। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूविंग होते हैं। क्या होते हैं? मूविंग होते हैं। फिर उसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके। अट्रैक्ट क्या होता है? अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के मैटर के बीच में। क्यों? इंटर पार्टिकल फोर्स की वजह से। ओके। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उनको हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। अभी भी इसमें कुछ बाकी रह गया है क्या? क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़े थे मैटर का क्लासिफिकेशन भी पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने दो बेसिस लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोगों ने मैटर को तीन चीज़ों में क्लासीफाई किया था। ओके। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोगों ने मैटर को तीन चीज़ में ही किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके। अब हम लोग को पढ़ना ये है कि हम लोग तो जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये क्या है? ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोग कुछ आगे स्टार्ट करें उससे पहले ये हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड में। और हम लोग मिल रहे हैं एक नए वीडियो के ज़रिए। और इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे, मैटर के बारे में फुल स्टडी करेंगे। ओके। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग को पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत कुछ जान चुके हैं। ओके। यही कि क्या सॉलिड में फिक्स शेप होता है, लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता है, और गैसेस में भी फिक्स शेप नहीं होता है। ओके। यही सब है जिनको हम लोग को पढ़ना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये हम लोग प्रीवियसली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे। ओके। या फिर इसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। हम लोग का आज चर्चा का विषय ये होगा कि क्या हम लोग मैटर के जो स्टेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर? क्या हम लोग मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, इस सवाल का आंसर है हाँ, हम लोग मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। और चेंज कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग को मात्र दो चीज़ ध्यान में रखना होगा। क्या होगा? कि पहला होगा हम लोगों का टेम्परेचर एंड सेकेंड होगा प्रेशर। दोनों इसी का खेल है। अगर हम लोग को किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग को ये दो जो हम लोग को प्रॉपर्टीज़ बताया जा रहा है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना है। क्या? टेम्परेचर एंड प्रेशर, सब इसी का खेल है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेसेज होगा वो बढ़ जाएगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स जो होगा क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। ओके। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आप लोग इतना ही जानिए। आगे हम लोग एग्जांपल्स ले करके समझते हैं। ओके। कि कैसे ये सब हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं उबलता हुआ पानी। ओके। आप लोग नोटिस कीजिएगा, जब भी आप पानी को उबालते हो तो क्या कर रहे हो? उस समय आप उसको टेम्परेचर, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है पानी का वो, और आप उस नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जो पानी का उबलने का जो टेम्परेचर होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी को मिल जाएगा तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स होंगे पानी के, जो पार्टिकल्स हैं पानी के, वो क्या होंगे? एनर्जी उन लोगों को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? उन लोगों के पास एनर्जी हो जाएगा। अगर आप अगर आप 1 क्लास में पढ़ रहे हो और आपके पास पूरे 1 क्लास का जो भी सिलेबस है, जितने भी जानकारी होने चाहिए वो सब आपके पास हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आप
ओवर इनर्जेटिक हो जाइएगा, और ओवर इनर्जेटिक हो जाइएगा तो क्या होगा, थोड़ा आप ज़्यादा उछल कूद कीजिएगा, क्लास में ज़्यादा ओवर बनिएगा कि हम ये जान रहे हैं वो जान रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक एग्जांपल है। ओके, तो एग्जांपल में ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा तो ज़्यादा उछल कूद करेंगे, और ज़्यादा उछल कूद करने की वजह से क्या होगा कि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेज है, इंटर पार्टिकल स्पेसेज, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा ओवर स्मार्ट अगर हम लोग बनने लगते हैं, ओवर होता है ना, ओवर एटीट्यूड हम लोग के अंदर आ जाता है, तो हम लोग का जो रिलेशन होता है उनके बीच में क्या होता है, दूरियां बढ़ने लगती है। ठीक है, तो वैसा ही उसमें भी है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास ओवर एनर्जी आ जाता है, और ओवर एनर्जी आ जाने के बाद क्या होता है कि उन लोग का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो फास्ट हो जाता है। ज़्यादा एनर्जी मिल गया, ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने की वजह से क्या होता है कि उन लोगों का जो इंटर पार्टिकल फोर्स उन लोगों को जो बाइंड किए हुआ है, उस फोर्स से वो लोग निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उनके बीच का जो स्पेसेज है वो बढ़ जाता है, और स्पेसेज बढ़ जाता है तो इसी वजह से क्या होता है कि उन पर जो फोर्सेस लग रहा था वो फोर्सेस कम लगता है, और वो लोग ईजिली बाहर निकल जाते हैं अपने इंटर पार्टिकल फोर्स के रेंज से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस में जो था दूरी बढ़ा तो क्या हुआ, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया, फोर्स उन लोगों पर कम लगने लगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है तो फोर्स कम क्यों लग रहा है, इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि देखो, फोर्स जो होता है ना वो रेडियस समझते हो ना, दूरी। ठीक है, सो रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब न्यूटन का इन्वर्स स्क्वायर रूल पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब रेडियस का जो स्क्वायर है वो क्या है, फोर्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक जो हमारा वैल्यू है वो अगर इंक्रीज़ करेगा तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। अगर एक इंक्रीज़ करेगा तो दूसरा डिक्रीज़ करेगा। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। तो सीधा सा बात है कि पार्टिकल्स के बीच में जो था दूरी जो था वो इंटर पार्टिकल स्पेस है, जो रेडियस था वो बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। जैसे जैसे रेडियस घटेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। अभी तक हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में ही चर्चा किया था, अब थोड़ा प्रेशर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो प्रेशर कैसे स्टेट चेंज ऑफ स्टेट में मदद करता है। अब देखो, जैसे अभी हम लोग भाप बना दिए पानी का, ठीक है, पानी का भाप बना दिए। ओके, अब क्या होगा, अगर उस भाप को अगर आप प्रेशराइज़ करते हैं, सपोज उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, उसका जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको छोड़ो। ठीक है, आप उस पर आप एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स हैं, अगर उस पर आप एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगाते हो तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे वो क्लोजर आएंगे। क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजर आएंगे, और जब एक दूसरे के क्लोजर आएंगे तो क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर रेडियस कम होगा तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जैसे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजर आएंगे तो क्या होगा, रेडियस रेडियस घटेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा, और उसी के वजह से क्या होगा कि वो पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। ओके, और वो सॉलिडिफाई हो जाएगा या फिर लिक्विफाई हो जाएगा। ओके, जैसे गैस है तो गैस को अगर लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेशराइज़ करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशराइज़ करेंगे। जैसे हम लोग बर्फ़ कैसे जमाते हैं फ्रीज में, क्या करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं हम लोग। प्रेशराइज़ करते हैं किसको, पानी को। ठीक है, पानी को प्रेशराइज़ करते हैं, और प्रेशराइज़ करने के बाद क्या हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सो प्रेशर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जो क्या करता है, चेंज ऑफ स्टेट में मदद करता है। अब हम लोग फ्रीज में पानी को ओनली प्रेशराइज ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस प्रेशर हम लोग बढ़ा दिए तो वो सॉलिडिफाई हो गया। ओके, उसमें हम लोग टेम्परेचर भी डिक्रीज़ कर देते हैं। ओके, दो फैक्टर हैं जैसे हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर, लेकिन इनको हम लोग को यूज़ कैसे करना है, यूज़ देखो, सपोज अगर किसी चीज़ को सॉलिडिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर जो है उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करेंगे, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। अब देखो, टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों कर रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं। हाँ, हम लोग तो इसे भी कर सकते थे, प्रेशर हाई कर देते, टेम्परेचर भी हाई कर देते, तो उससे भी चेंज ऑफ स्टेट होता है, लेकिन उससे कोई भी चीज़ सॉलिडिफाई नहीं होगा या फिर लिक्विफाई नहीं होगा। देखो हम बताते हैं कैसे होगा। अब जैसे कि
टेम्परेचर अगर हम लोग घटा रहे हैं तो टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी लूज करेंगे, और पार्टिकल्स जब एनर्जी लूज करेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेसेज है वो कम हो जाएगा। ओके, और इंटर पार्टिकल स्पेसेस कम हो जाएगा तो और क्लोजर आएंगे। और प्रेशर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो प्रेशर जब इंक्रीज़ करेंगे तो जो पार्टिकल्स क्लोज आ रहा था वो और ज़्यादा क्लोज आएगा। ठीक है, और इसी वे में वो क्या हो जाएगा, सॉलिफाई हो जाएगा और लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, और प्रेशर घटा दो। टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दो और प्रेशर को डिक्रीज़ कर दो। अब देखो क्या होता है, टेम्परेचर हाई कर दिया तुमने, पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी हो गया, इंटर जो पार्टिकल स्पेसेस था वो बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया। तो क्या होने लगा, जो स्पेसेस था वो बढ़ गया, इंटर पार्टिकल फोर्सेस कम हो गया, रेडियस बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर भी हम लोगों ने डिक्रीज़ कर रखा है, तो डिक्रीज़ कर रखा है तो पार्टिकल्स का जो जो प्रेशर हम लोग का हेल्प कर रहा था पार्टिकल्स को क्लोजर लाने में, वो अब वो हेल्प नहीं कर पाएगा। सो इसी वजह से क्या हो जाएगा, वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो ये दोनों फैक्टर को अगर हम सही वे में यूज़ करते हैं तो हम लोग चेंज ऑफ स्टेट बहुत ईजी वे में कर पाएंगे। ओके, सो ऐसे ही रिलेट करके पढ़ो साइंस को, बहुत मज़ा आएगा। रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब चलो हम लोग इवेपोरेशन पे देखते हैं। ठीक है, सो हम लोग जो पानी को उबाल रहे थे वो क्या है, एक इवेपोरेशन का एग्जांपल है। क्या, इवेपोरेशन का एग्जांपल है। मतलब क्या, इवेपोरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी लिक्विड स्टेट में जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज कर देते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट करते हैं। किस में, इवेपोरेशन में। पानी को उबाल रहे हैं वो लिक्विड स्टेट में और उसको हम लोग गैसियस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ओके, तो यही होता है इवेपोरेशन। ओके, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, उसी को कहते हैं हम लोग वाटर, क्या, वाटर का वेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। ओके, सो इवेपोरेशन तो हम लोग जान लिए, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, इसमें ओनली हम लोग को रीज़न पढ़ना है, फैक्टर्स पढ़ना है, कौन सा फैक्टर किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे कर रहा है, यही सब पढ़ना है। सो इवेपोरेशन जो है उनको भी क्या करता है, कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है। फैक्टर्स में क्या है, जैसे कि आप सपोज एक एग्जांपल लो ना, छत पे आप जो कपड़ा सूखने के लिए डालते हो वो सूख कैसे जाता है, कैसे सूख जाता है, कैसे सूख जाता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हाँ, देखो उसका एग्जांपल ये है, टेम्परेचर, जो सनलाइट है, जो सन का जो टेम्परेचर है वो भी उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर विंड स्पीड। ठीक है, अगर थोड़ा टेम्परेचर कम भी रहे, हवा थोड़ा ज़्यादा अच्छा से चले तो क्या होता है, उसमें भी कपड़ा जल्दी सूख जाता है ना। फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी समझ रहे हो, ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एयर, उसी को कहते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। मतलब हवा में कितना वाटर का मात्रा, मतलब वाटर का मात्रा नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना प्रेजेंस है, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओके, मॉइस्चर समझ रहे हो ना, नमी, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, और सरफेस एरिया जैसे कि आप देखो, जैसा कि मैं कुछ आप लोगों को दिखाने वाला था, तो देखिए बात यही है कि जैसे कि आप पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप छोटे से बर्तन में करते हो, छोटे से वेसल में करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। क्या होता है, टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, अब देखो, और वही पानी को अगर आप थोड़ा सा बड़े से बर्तन में करते हो तो जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब देखो छोटे से बर्तन में का आप मतलब करके देखना क्यों इतना टाइम लग रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि छोटे से जो बर्तन में आप रखे हो तो उसका सरफेस एरिया कम हो जा रहा है, और पानी जो है ना एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। सो फिर उसके बाद उस टेम्परेचर को ऊपर तक पहुंचने में, मतलब पूरे पार्टिकल्स तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। लेकिन वही जब आप सरफेस एरिया बढ़ा दे रहे हो, बड़े से बर्तन में ले रहे हो, तो हो रहा है ना, वो वही उतना ही पानी क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है बहुत ज़्यादा एरिया में। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। सो उनका जो लेयर है पानी का वो कम हो जा रहा है। सो जो टेम्परेचर पहुंचना चाहिए, ठीक है, पूरे पार्टिकल्स तक, वो बहुत ईजिली पहुंच जा रहा है। जिसके वजह से जो हो रहा है कि आप पानी उबाल रहे हो बड़े बर्तन में, वो जल्दी उबल जा रहा है, लेकिन वही छोटे बर्तन में नहीं उबल पा रहा है, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। अब टेम्परेचर जो हम लोग फर्स्ट फैक्टर लिए तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो पानी का जो मॉलिक्यूल, हम लोग जानते हैं कि उन ऐसे भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है।
सो वही तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल है इवेपोरेशन का कि जैसे कपड़ा में क्या है, पानी है, और अगर टेम्परेचर सन की वजह से बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहा है, अपार्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से अपार्ट हो रहे हैं, और अपार्ट होने की वजह से वो लोग गैसियस फॉर्म में चेंज होकर ऊपर चले जा रहे हैं। ठीक है, देखो अगर कभी भी हवा अगर गर्म होता है, गर्म हो जाता है, हॉट एयर जो होता है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक है, और जो ठंडा हवा होता है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। क्यों? अब देखो हॉट एयर है तो हॉट एयर में ह्यूमिडिटी क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, थोड़ा भी ह्यूमिडिटी होता ही नहीं है उसमें, वाटर का मॉलिक्यूल्स थोड़ा भी प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा भी नमी नहीं होता है, जिसके वजह से वो हल्का होता है। हॉट एयर जो होता है हमेशा हल्का होता है, तो हल्का चीज़ है भाई वो ऊपर उठेगा ही। और ठंडा हवा नीचे की तरफ क्यों आता है? क्यों? क्योंकि ठंडा हवा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लोग हेवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग नीचे की तरफ रस करते हैं। सो अगर आप ठंडे के दिन में अगर कपड़ा सूखने के लिए डालते हो छत पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है सूखने में। क्यों? क्योंकि ठंडे के समय में क्या होता है कि टेम्परेचर पूरी तरह से लो होता है। ठीक है, आसपास का जो भी एयर होता है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, शीतलहरी चलता नहीं है, शीतलहर ठंडी में। सो क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जो होता है एयर में बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से क्या होता है, अब पहले से ही तुम सोचो, अगर तुम्हारा पहले से ही पेट भरा हुआ है तो तुम खाना खाओगे? नहीं खाओगे। वैसा ही बात यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, जैसे पहले से ही अगर एयर में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई होता है, ठंडी के दिनों में होता है, और पहले से ही जब एयर में वाटर है तो और वाटर कहाँ से लेगा, नहीं ले सकता है। वैसे ही यहाँ पर ठंडी में जो होता है कपड़ा नहीं सूख पाता बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है, तो अगर पहले से ही है तो नहीं हो पाता। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का फ्लो किधर होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पहले से ही हायर कंसंट्रेशन है आउटर इन्वायरमेंट में, तो और कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है इवेपोरेशन में। ओके, ये भी इन्फ्लुएंस करता है इवेपोरेशन को। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारा, विंड स्पीड। तो हवा जितना तेज़ बहता है उतना जल्दी कपड़ा सूखता है, इस चीज़ को नोटिस करना। ओके, इसको मतलब समझने के लिए हम लोग सिंपली समझते ये है कि जैसे कि कपड़ा है, ठीक है, उसको हम लोग सूखने के लिए डाले, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो छोटा छोटा वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो जो हवा बहते हुए आ रहा है, ठीक है, हवा बहते हुए आ रहा है तो उसमें अगर विंड स्पीड ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है तो उसमें जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो सबको वो उड़ा ले जाएगा। ठीक है, अपने साथ साथ उड़ा कर लेकर चला जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इजीली कैरी कर लेगा एयर। ठीक है, और जिसके वजह से अगर एयर का स्पीड ज़्यादा है, विंड स्पीड ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। सो हम लोगों ने जान लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो बाकी है इसके बारे में, अभी बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए बाय, टाटा, बाय बाय।